बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंड एनर्जी क्या चीज़ है। विंड एनर्जी मतलब हवा की जो एनर्जी है हम उसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 9 का। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्टें कैसे मिलेंगी वो वीडियो के लास्ट पर हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी, इसको बहुत सी जगहों पे यूज़ किया जाता है और इसको कोई आज नहीं यूज़ करें हम, इसको बहुत पुराने वक्तों से भी यूज़ किया जाता था। जैसा कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जहाज़ होते थे, जहाज़ों के ऊपर यूँ इस तरीके से ना कपड़े से लटका देते थे वो, और कपड़े को बांधा होता था। अब होता क्या था कि जब समुंदर की हवाएं चलती थी ना, तो समुंदर की हवाएं जब इस कपड़े के साथ टकराती थी तो वो फिर जहाज़ को या कश्ती को अपने साथ आगे ले जाती थी। तो इस तरीके से हम समुंदर की हवाएं यूज़ करके अपनी कश्ती को काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हैं और लेके जाते भी थे। ये तरीका भी बहुत पुराना यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके से देखिए हमने जो हवा की एनर्जी है उसको यूज़ किया। उसके अलावा और भी बहुत तरीक़ों से हम ये हवा की एनर्जी को यूज़ करते आ रहे हैं। जैसा कि अगर आपके पास कोई इस तरह के, आपने देखा होगा कि अक्सर घर घर होते थे और उसके ऊपर ऐसे बड़ा सा पंखा लगा होता था। बेसिकली वो घर नहीं है, समझे वो कोई फैक्ट्री होती थी। अब होता क्या था कि ये जब बड़ा सा पंखा घूमता था ना हवा की वजह से, अंदर हमने वो अपना मैकेनिकल मशीनें वगैरह लगाई होती थी। उन मशीनों की मदद से क्या होता था, अंदर एक चक्की सी लगी होती थी, गोल गोल चक्की लगी होती थी और वो घूमती थी। बाहर पंखा घूम रहा है, अंदर हमने फिर मतलब मशीनरी वगैरह लगा के और काफ़ी चीज़ें लगा लगू के इस तरीके से डिज़ाइन करते थे कि पंखे घूमने से ये वाली गोल चक्की भी घूमती थी। अब ये जब गोल चक्की घूमती थी तो इसके अंदर हम अपने अनाज वगैरह डाल देते थे, ठीक है, अपनी गंदुम, अपने जो भी अनाज है आपके पास, चावल वगैरह, उसको इस चक्की के अंदर डाल के पीस लेते थे। तो ये भी तरीका था। पहले हम हवा की एनर्जी को इस्तेमाल करके क्या करते थे, अपने अनाज वगैरह को पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। और एक और तरीका था, उसमें भी यही काम करते थे कि बाहर पंखा लगा देते थे, वो घूमता था पंखा। तो घूमने की वजह से क्या होता था, हमने अंदर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन किया होता था, मशीनरी लगाई होती थी कि जो नलका नहीं होता पानी का, जिससे हम पानी निकालते हैं, ठीक है, जो पानी का नलका होता है, वो एक्चुअली में होता ये था कि वो नलका आगे पीछे ऊपर नीचे जब ये घूमता था ना, तो ये जो पाइप है ये ऊपर नीचे हो रहा होता था, ठीक है, लोहे का। अब ये ऊपर नीचे होता है तो इस नलके के अंदर जो पानी मौजूद होता है ना ज़मीन से, वो यूं बाहर निकल आता है। क्लियर? तो बजाय इसके कि आप अपने हाथों से इसे ऊपर नीचे करके पानी निकालें, हम क्या करते हैं, इस हवा की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। पंखा घूमता है और अंदर फिर हमने वो सिस्टम बनाया होता है जिसकी वजह से क्या करते हैं, हमें अपने हाथों से इसे नहीं ऊपर नीचे करना पड़ता, बल्कि ये खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाता है और पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपने हवा की एनर्जी को इस्तेमाल करके पानी को भी पंप करते थे, पानी को भी ज़मीन से निकालते थे। तो ये तो मतलब हमने सीख लिया कि जो हमारी हवा की एनर्जी है ये बहुत देर से इस्तेमाल हो रही है, पुराने टाइम से भी इस्तेमाल हो रही है। अब क्या हो गया, अब हम हवा की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, ठीक है। हमने क्या बना लिया है, ये बड़ी बड़ी टरबाइंस बनाई हुई हैं जो कि क्या पैदा करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं। जब हवा इनसे टकराती है तो ये घूमते हैं तो इनके पीछे हमने क्या लगाई होती है, मोटरें लगाई होती हैं। तो वो मोटर भी घूमती है, मोटर घूमने की वजह से उसमें क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। और ये तरीका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। तकरीबन अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में बाज़ औक़ात जो ये पूरे के पूरे जो विंड मिल्स हैं और विंड पावर प्लांट है, ये सारे के सारे क्या कर देते हैं, बाज़ औक़ात 1300 मेगावाट जितनी बिजली पैदा कर देते हैं। किसके अंदर, अमेरिका के अंदर। अमेरिका में बाज़ औक़ात जो होते हैं कितनी एनर्जी पैदा कर लेते हैं, 1300 मेगावाट एनर्जी पैदा कर लेते हैं। और अमूमी तौर पर क्या होता है कि 100 मेगावाट बिजली पैदा करना ये आम बात है कि कहाँ पर, यूरोप में, ठीक है। यूरोप के अंदर जो हमने ये प्लांट लगाए हुए हैं, विंड प्लांट, ये क्या करते हैं, ये मामूली तौर पर 100 मेगावाट तो बिजली पैदा कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको, आपने इसको अच्छे से याद रखना है कि अमेरिका में कितनी एनर्जी पैदा हो जाती है, बाज़ का 1300 मेगावाट तक।
और यूरोप में 100 मेगावाट तक मामूल है, मतलब कि डेली बेसिस पर आम बात है 100 मेगावाट बिजली पैदा होना। तो ये आपने अपने जहन में रखनी है ये बातें। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपनी हवा की एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने कितनी आसानी से अपनी हवा की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया इन टरबाइंस की मदद से। बहुत ज़्यादा टरबाइंस आपस में जोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती भी है। ये तरीका था विंड एनर्जी से हवा से एनर्जी हासिल करने का। अब दोबारा मैं ये रिवाइज करवाऊँगा क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम बेसिकली पढ़ रहे थे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी की, एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। नंबर 1 हमें एनर्जी मिलती है फॉसल फ्यूल से और न्यूक्लियर फ्यूल से। अब ये जो एनर्जी है ये बस एक बार मिलती है, मतलब किसी को आग लगाई तो वो ख़त्म हो गई चीज़, दोबारा नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। और बाकी हमारे पास और भी तरीके हैं एनर्जी हासिल करने के, जैसे कि वाटर से, सोलर हाउस हीटिंग से, सोलर सेल से, सन से, और अब हमने क्या पढ़ लिया, विंड से, मतलब हवा से एनर्जी। अब ये जितने भी तरीके हैं ये वो तरीके हैं जिनसे हम बार बार एनर्जी हासिल कर सकते हैं, बार बार इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। बस 2 और रह गए हमारे, जियोथर्मल रह गया और एनर्जी फ्रॉम बायोमास रह गया। ठीक है, तो अगर आप इन टॉपिक्स को किसी को भी हासिल करना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बार पर इनका नाम लिखें और एंड पर चैनल का नाम लिख दें सर सदाम, तो आपको इंशाल्लाह हमारी वीडियो इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ तक था हमारे पास हमारी विंड एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।